यंग वॉइस ऑफ पहाड़ प्रेजेंटेड बाय डिवाइन 5 और डिवाइन 5 से भी यहाँ पे हमारी टीम है। मैं मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि मैम प्लीज़ आएँ और अपनी बात रखें। Namaste everyone. A little about Divine 5. Divine 5 is an action, adventure, fantasy novel series. It is a sincere attempt to take Indian superheroes to the world. Why do we recommend reading this book? Because it is a story that has the soul of India. It's deeply connected to our roots. Thank you so much and have a lovely day. सभी को नमस्कार। आज का सेशन ये जो 30 मिनट्स है, आई थिंक ये सेशन को मॉडरेट करने के लिए आप लोग की बहुत बहुत ज़रूरत होगी। आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये सेशन आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए भी है, माँ बाप जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। यहाँ पे हम जो भी बैठे हैं, हम अपने ज़माने के बदतमीज़ बच्चे थे और हमने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और बोला हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, और हमने फिर भी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया। और ये सेशन उन बच्चों के लिए भी है जो अनकन्वेंशनल चॉइसेस बनाना चाहते हैं, हु वांट टू बिकम अ डांसर, जिनको शेफ़ बनना है, जिनको मेकअप आर्टिस्ट बनना है। क्या वो आज चीज़ें हो सकती हैं? पहले तो शायद नहीं होती थी, पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल हो सकती हैं। इट्स जस्ट दैट माँ बाप को ये जानने की ज़रूरत है कि थोड़ा बच्चे को गिव टू मोल्ड देम इन अ वे जहाँ पे वो आपसे बात कर पाएँ। कभी कभी डर के कारण शायद माँ बाप से बच्चे बात नहीं कर पाते हैं। हर्ष ने एक बहुत ही अनकन्वेंशनल रोल लिया अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे वो पोएट बने। मनीष नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर है एक बहुत बड़े रेडियो स्टेशन का जो टाइम्स ऑफ इंडिया का पार्ट है, जिसका नाम है रेडियो मिर्ची, और वो अपना ही एक यूट्यूब कंटेंट चैनल चलाते हैं जिसका नाम है मनिया की दुनिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए फटाफट गूगल सर्च करिए मनिया की दुनिया और आपको पता लगेगा कि मनीष की दुनिया क्या है। दीपक कार्की जो बैठे हैं, ये 22 साल के जर्नलिस्ट हैं, ये अमर उजाला के साथ काम करते हैं। इन्होंने अपनी जर्नी बहुत जल्दी शुरू करी और ये कुछ कहानियाँ हैं हमारे द्वारा जो आप लोगों को पता लगेंगी कि हमने कुछ चीज़ें क्यों नहीं करी। हमने माँ बाप की कभी कभी सुनी और कभी कभी नहीं सुनी। मैं अपनी खुद की स्टोरी आपको बताती हूँ। मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, ऑल सेंट्स कॉलेज नैनीताल में, और मुझे अभी भी याद है मेरे रिपोर्ट कार्ड पे लिख के एक बार आया था कि मैं बहुत ऑब्स्टिनेट हूँ और इम्प्यूटेबल हूँ। ये दो शब्द हमें तो बचपन में समझ नहीं आते थे, बट टीचर लिखती थी रिपोर्ट कार्ड में। और मेरी माँ को भी बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो उनको भी नहीं समझ में आया कि ऑब्स्टिनेट और इम्प्यूटेबल का मतलब क्या है। तो मेरी मौसी स्कूल में टीचर है, वो यहीं पे बैठी हुई है, तो उसने मेरी माँ को पढ़ के बताया ढीठ छन तो ढीठ। तो मतलब उस रिपोर्ट कार्ड में लिखा था कि ये लड़की ढीठ है। तो मेरी माँ ने कहा ढीठ छन, ओके ढीठ छन, बट अब क्या होगा, अब ये बच्चा ढीठ है, इसका क्या करेंगे। बहुत साल बाद मेरी 24 साल की नौकरी, मैंने रेडियो मिर्ची में काम किया। एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप है जियो सावन करके, रिलायंस का, उनके साथ मैं बिज़नेस हेड रही। और मुझे अभी भी याद है जब उस इंटरव्यू पे मैं बैठी, सो मेरे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वो एक जेंटलमैन है विनोद भट्ट करके, आप लोग गूगल करिएगा तो आपको समझ में आएगा कौन है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा मैं इंटरव्यू में क्यों सेलेक्ट हुई। 5 साल मैं उनके साथ थी, उस कंपनी में मैंने नौकरी करी एज बिज़नेस हेड। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ये जो बेबाकपना है, उसको शब्द को उन्होंने डिफ़ाइन किया ओडेसिटी। ये बेबाकपना है कि तुम क्वेश्चन कर सकती हो, तुम पूछ सकती हो, करेक्ट। उस ओडेसिटी और बेबाकपने की वजह से मुझे वो नौकरी मिली और आज मैं एक बिज़नेस लीडर बन पाई मीडिया की दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में। सो अगर मेरी टीचर अगर मैं वो ढीठ नहीं होती, करेक्ट, और वो शायद किसी ने वो चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लिया होता और मेरी माँ ने बोला होता अब ढीठ छन तो ढीठ छन, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, राइट। बट उस ढीठ का भी एक पॉजिटिव अगर रुख नहीं लिया होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठी होती, करेक्ट। सो कभी कभी लगता है कि बच्चे को 2 थप्पड़ मारो, ढीठ है, करेक्ट, लेकिन कभी कभी ये जानना ज़रूरी है कि
उस ढीठपने के पीछे क्या है. सो आज जो हमारे से आप लोग कहानियाँ सुनेंगे हमारी जर्नी के बारे में, वो अनकन्वेंशनल चीज़ें सुनेंगे जो शायद एक नॉर्मल घर में बोला जाता है कि यार ये नहीं करना है, ये बच्चा हट के है, ये थोड़ा बदतमीज़ है, करेक्ट. सो अब ये शब्द को अगर हम पॉजिटिवली लें तो उसके एक अलग मायने निकलेंगे कि शायद बच्चे अलग तरीके से अपनी एक जर्नी और प्रोफेशनल जर्नी बना पाएँ. सो आज मैं हर्ष को एटलीस्ट बोलूँगी, अब इनवाइट करूँगी बोलने के लिए, कहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई, उसने क्यों सोचा कि वो पोएट बने, उसने क्यों नहीं सोचा कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी में एक कन्वेंशनल चॉइस ले अपनी जॉब का, और आज वो एलएफ का इतना बड़ा कोर मेंबर है एंड ही इज़ डूइंग सो वेल. मेरे को ये जानना है, एटलीस्ट आप ऑडियंसेस को ये बताइए कि आपने एक, आपके घर में भी लोगों को बोला जाता है बचपन में, करेक्ट, कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर, मतलब माँ बाप चाहते हैं कि यार हमारा बेटा सेटल हो जाए. अब वो सेटलमेंट माँ बाप सही चाहते हैं, मैं समझ गया, अब समझ गया. माँ बाप सही चाहते हैं, अपने हिसाब से चाह रहे हैं वो, और मैं अपने हिसाब से अपना जीवन चाह रहा हूँ. एक ही है ये, इसमें जो जो कर सकता हूँ मैं करना चाह रहा हूँ. और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, है तो ये भी निरर्थक ही, और जो कर रहा होता वो भी निरर्थक ही होता. हालांकि मुझे कविता लिखने के बाद लगता है कि यार ये सही बन गई, बस बढ़िया है, वही मज़ा है बस कविता का, और वो पहुंच गई, आप तक पहुंच गई, यही मज़ा है बस कविता का, और कुछ नहीं है. कोई विमर्श वाला है नहीं बात. और मुझे जब लगता है कि लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती की दिहाड़ी कर रहा हूँ मैं लिखने में. जब आ रहा है तभी लिख रहा हूँ, जब मेरे को बात कहनी है तभी मैं बात कर पा रहा हूँ. और ये लगता है कि मुझे आप ही से बात करनी है, और मुझे मजदूर वर्ग से बात करनी है, मुझे इस वर्ग से बात करनी है, मैं उस वर्ग से सीधे बात कर रहा हूँ, और मैंने वो कविताओं के जरिए चुन लिया है. थैंक यू. मनीष, can we hear from you that your journey has been very unconventional. You were born, like your schooling happened in Pithoragarh, correct? And so can you just tell the audiences from Pithoragarh to Delhi to National Creative Director of Radio Mirchi, how all of that happened? तो बहुत ही मतलब ये बोलूँगा, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी जर्नी चलेगी, क्योंकि एक जब आप स्कूल में होते हो तो आप नॉर्मली आपको नहीं पता था कि आपका कौन सा एस्पेक्ट जो है, किसको लेके आप आगे बढ़ने वाले हो. तो एक जो चीज़ है जो मुझे अभी भी याद है वो ये है कि मेरी नोटबुक्स होती थी वो कभी भी साफ़ सुथरी ऐसे नहीं, राइटिंग बहुत अच्छी थी, बट किनारे में कुछ ना कुछ रूल, जो भी मेरी इमेजिनेटिव चीज़ होती थी उसको मेरा हमेशा जो एक मार्जिन छोड़ते थे ना हम लोग रफ वर्क करने के लिए, उसमें हमेशा डूडल बने होते थे. तो उसमें टीचर की ड्राइंग होगी, उसमें उनका कार्टून होगा या कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं पे मैं पंगे लेता था कि अगर वो अपना कार्टून स्पॉट कर लेगा तो मुझे टोकेगा अगले दिन कि यार इसने मेरा कुछ बनाया हुआ है. तो इसका मतलब मेरा डूडल इंटरेस्टिंग है, मेरा अलग ही चल रहा होता था दिमाग में कि अपने को ही मैं एक असाइनमेंट देके कुछ प्रूव करना चाह रहा था. और होता भी था कि टीचर्स बोलते थे अरे तुमने कुछ बनाई तो मेरे जैसा लग रहा है, तो मैं कहा मेरा काम हो गया. इसका मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ यही एक दिमाग में था कि सीखना है, इस आदमी से कैसे सीख लूँगा, इससे कैसे सीख लूँगा. तो क्यूरियोसिटी टू लर्न, क्यूरियोसिटी, और कहीं ना कहीं पे ना आपको बहुत लोग की मे भी कोई तुम्हें डांट भी रहा है ना, या क्योंकि हमारे लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिल्कुल नया था, और वो एक जॉब इनसिक्योरिटी आपको लगता है ये चले जाएगी तो क्या होगा. मैं तो उसको जॉब की तरह देख रहा था, क्योंकि अर्निंग शुरू हो गई थी. तो जैसे एक किसी से मैंने सीखा, मेरे एक बॉस थे, वो बोलते थे कि मैं तब डिज़ाइन करता था, मेरे पीछे बैठ के बस बैठे रहेंगे, वो बोलेंगे करता रहे. और फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं कुछ बनाऊंगा, डिज़ाइन करूंगा, बोले इसको बड़ा कर और बड़ा कर. तो मैं झिझक के डरता क्यों, कंप्यूटर है छोटा हो जाएगा वापस, तो बड़ा कर उसको. तो उन्होंने बोला कि एग्जैजरेट करने से कभी मत डरो किसी चीज़ को, एक्सप्रेस करो, एग्जैजरेट करो, बिकॉज जब तुम्हारे पास उस एग्जैजरेशन को छोटा करने की पावर है ना, तो करो फिर उसको. तो वो बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए, जहाँ मैंने सिर्फ सेल्फ एक्सप्रेशन जो होता है ना उसको सीखा. और फिर धीरे धीरे करके फिर मेरा एक और एस्पेक्ट था कि मैं गंदे जोक क्रैक करता था. तो मैंने एक दिन ऐसी डूडल किया, एनिमेशन बनाया, यूट्यूब में डाल दिया मैंने वो, और ये मेरे जॉब में रहते हुए मैं कर रहा था. तो एक कुछ तब वायरलिटी ये व्हाट्सएप वगैरह उतना था नहीं, तो मुझे किसी ने बोला मेरा ही कार्टून मुझे व्हाट्सएप कर दिया वापस. तब व्हाट्सएप चालू ही हुआ था. मैंने कहा ये तो मैंने ही बनाया. तो बोला मतलब मजाक कर रहा है, ये तो बहुत वायरल हो गया. तो मैंने जाके देखा तो उससे कुछ 2-3 लाख व्यूज़ आ गए थे यूट्यूब में. फिर उसमें कमेंट्स पढ़े तो उसमें लिखा अगला कब आ रहा है. तो मैंने कहा चलो अगला भी बहुत मरे मन से बना दिया कि ये अगला क्या ही हिट होगा. वो उससे ज़्यादा हिट हो गया. तो मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप मेरा चैनल जाकर देखेंगे तो वही गंदे डूडल है जो मैं बनाता था अपनी उसमें. और मैं अपने को एक परफेक्ट एनिमेटर नहीं मानता.
सब कुछ इम्परफेक्ट है उसमें। अगर आप जाके देखोगे वो सारे एनिमेशन के लॉस को डिफाई करता है जो भी मैं बनाता हूँ। वही गंदे डूडल हैं, वही गंदी ड्राइंग है, पर उसमें एक सिर्फ एक एक क्रिएटिव आपने एक इंसाइट डाला, आप जिस पे बिलीव करते थे आपने वो किया, और धीरे धीरे करके उसके 114 एपिसोड हो गए। आज 2-2.5 मिलियन से ऊपर के फॉलोअर्स हैं। पिछले 10 साल से कुछ चल रहा है, बट ये जॉब के साथ कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे मेरा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन देता है। तो कहीं ना कहीं पे मेरी जॉब भी चल रही है, मैं ये भी कर रहा हूँ, बट मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वो जो डूडल जो मार्जिन के पेज पे होते थे, वही डूडल जब मैंने यूट्यूब पर डाले एक स्टोरी टेलिंग के साथ में, वो अभी तक चल रहे हैं, वो आज तक रेलिवेंट है। सो यहाँ पे जितने भी टीचर्स बैठे हुए हैं, अगर बच्चे आपके डूडल बना रहे हैं तो प्लीज़ उनको डांटिएगा मत, कि क्या पता कोई बच्चा मनीष की तरह आगे निकल के एक बहुत बड़ा इंडिया का और उत्तरांचल से एक बहुत बड़ा डूडलर बन जाएगा। सो टू ऑल द टीचर्स सिटिंग हियर, आप बच्चों को आपकी मजाक बनाती रहनी चाहिए, और जो चौक से वो बच्चे बनाते हैं डांटिएगा मत थोड़ा सा। और यही कह के मैं एंड करूँगा कि इम्परफेक्शन से बढ़िया परफेक्शन कोई नहीं है। तो अगर आप कहीं पे इम्परफेक्ट हो, और आपको बहुत से बच्चे, अगर यहाँ मैं देख भी रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, या मे बी कैमरा शाई हैं, या वो कहते हैं कि यार मुझे कल शुरू करूँगा, या मुझे इसके जैसा बनना है, उसकी ऐसी क्वालिटी यार कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ, अभी भी जाके देखो मेरा बायो ये बोलता है, अ बैड डूडलर फाइटिंग द एल्गोरिदम। कि मेरी डूडल अच्छी नहीं है, मेरे एनिमेशन अच्छी नहीं है, बट अगर आपको अपने उस पर स्ट्रेंथ, अगर आपको लगता है कि मेरे को इसे डालना चाहिए, मुझे लोगों के व्यूज़ लेने चाहिए, और सबसे बड़ी बात अगर आप उस पर बिलीव कर रहे हो, तो आपकी इम्परफेक्ट चीज़ भी परफेक्ट बन सकती है। देर इज़ ऑडियंस फॉर एवरीथिंग। तो इसी के साथ मैं अपना पॉइंट एंड करूँगा। आई थिंक इट वाज अ लवली स्टोरी। सो फ्रॉम डूडलर ऑन प्रॉबली बुक्स में डूडल करते करते जर्नी टू नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ रेडियो मिर्ची, हैट्स ऑफ टू यू मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट इज़ बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मैं और दीपक हम साइड में मैं दीपक से पूछ रही थी, यार तुम अपने बारे में मुझे कुछ बता दो, तो दीपक ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं स्टेज में बताऊंगा सब कुछ। तो अभी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है दीपक की स्टोरी। सो दीपक के बारे में मैं उतना ही जानती हूँ जितना मैंने आपको बताया। 22 साल का लड़का है, अमर उजाला के साथ लिखता है। उसके बाद हाँ बस इतना भी पता है प्यार हुआ था, अब बाकी ये बताएगा। पहला सभी को, वैसे मैंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं अभी तक, लेकिन अभी दिवाली की छुट्टी में जाऊंगा तो पापा लुटियास दे देंगे जिसमें ककड़ियाँ लगी थी, तो उसको उखाड़ने पड़ेंगे मुझे। बट कहानी यही है कि हमेशा से मैंने पाश को बहुत पहले पढ़ लिया था, जब स्कूल में जीवन परिचय के साथ होता था, उसमें पढ़ा था कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो वही है, भुबरी भावरी के पहुंच गए और दिल्ली पहुंच गए। अभी भी मैं जो ऊपर आ रहा था तो रोड से रास्ता में वहाँ भी भुबरी गया था, दूसरे रास्ते में चला गया था। तो अमूमन यही होता है कि कभी भी आप किसी रास्ते पे निकलो तो कभी व्यर्थ नहीं होता है। और बाकी मेरी जो यात्रा रही है वो बहुत इंस्पायरिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, बट ये है कि मैंने कभी भी भुबरी जो मैं ऐसे भटक जाता था उससे कभी खुद को रोका नहीं है। मैं कहीं भी गया तो मैं हमेशा, मेरे अंदर एक जिज्ञासा रहती थी कि मैं इसके बारे में जानूं। और आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊंगा मैं एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हुआ हूं चौकोड़ी में। मेरा पाखू गांव है और चौकोड़ी में वो स्कूल हुआ करता था, अभी भी है, हिमालय इंटर कॉलेज। तो वहाँ से मैं बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा था और कभी कभी घर जाना हो पाता था। तो वहाँ ही ऐसी चीज़ें थी कि ना हम फ़ोन के पास थे ना टीवी के पास थे, बट हमेशा ये लगता था कि एक दिन घर जाएंगे, फ़ोन चलाएंगे, और आपको पता ही है घर वाले कैसे रिश्वत देते हैं हमें कि इतनी परसेंटेज लेके आ जाओ और फ़ोन मिल जाएगा। तो 12वीं का फ़ोन मिला, और जो मैंने सबसे पहली चीज़ बनाई थी वो यूट्यूब चैनल बनाया था। वो भी क्योंकि मुझे बोलने का बड़ा शौकीन था मैं, क्योंकि मैं उन लड़कों में से रहा हूँ, या आप में से भी कई लोग होंगे जो स्कूल में बुली होते हैं, और अगर 4 लोग आपके साथ के कोई चीज़ नहीं करते हैं, अगर आप वो चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे हीन भावना से देखा जाता है कि अच्छा ये कर रहा है। तो आपकी, जब मीम्स पहले एग्जिस्ट भी नहीं करा करते थे, तब मैं मीम हुआ करता था स्कूल में। तो ऐसी कहानी रही थी, जो एक इंट्रोवर्ट सा लड़का कभी जब न्यूज़ टन की बारी आती थी, थॉट टन की बारी आती थी, अपसेंट होने वाला लड़का स्टेज पे खड़ा है आज। तो मैं कहूँगा कि वाकई में जब मैं पीछे देखता हूँ 10-12 साल के दीपक को, तो मैं कहूँगा कि यार कभी भी भटकने से खुद को रोकना मत, और वही है कि भटकते रहना हमेशा, क्योंकि बात कभी कभी ऐसे भी बन जाती है। तो मेरे लिए जो मैं अपनी कविताएं लिखता हूँ, मुझे मेरी ही जो चिल्लावी धात है ना कि ओ भतर वालों ऐसे हम चिल्लाते, तो वही मुझे लगता है कि जो पहाड़ मेरे को धात सुनाते हैं उन्हीं पर मैं लिखता हूँ। और
बड़ा अच्छा सा लगता है क्योंकि मुझे ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है चीज़ों को। जैसे मैं अभी भी आ रहा था, मैं बता रहा था, वहाँ भी भुभरी गया, तो ये चीज़ें ऐसे ही आती है जब आप कहीं आपके मन में कुछ है नहीं और आप ऐसे ही निकल पड़ रहे हैं, तो चीज़ें भी कई बार ऐसे हो जाती है। और बाकी आपको पहाड़ की चुनौतियाँ भी पता ही हैं कि शाम को अंधेरे के बाद हम सूसू तक नहीं जा पाते। तो ऐसी मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों पे मैंने कविताएं लिखी हुई है, और एक कविताएं मैं हर मंच पे पढ़ता हूँ जो कि थी कि शाम के 7 बज रहे थे, गाँव में सन्नाटा हो गया। कि शाम के 7 बज रहे थे, गाँव में सन्नाटा हो गया, मुझे बाघ की डर थी, मैं सूसू को दबाता सो गया। यही बात मैंने फिर अपनी लाटी को ही बताई कि शाम के 7 बज रहे थे, गांव में सन्नाटा हो गया, मुझे बाघ की डर थी, मैं सुसु को दबाता सो गया। उसने मेरी बात पे कहा कि तू लाटा है क्या, और फिर पूरे गांव ने देखा मैं लाटा हो गया। तो यही है कि चीज़ें जितनी अगर कहें कि हम जितनी, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम सोच के चलते कि ऐसा हो जाए और ऐसा नहीं होता है, तो जो बोलते हैं ना बबल फूट जाता है। तो ये भी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। मैं कभी बार सोचता था कि ऐसा हो जाए, बट फिर जब से मैं हॉस्टल से निकला और मैंने जब खुद को डिस्कवर किया, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोगों से घिरे रहते हैं तो एक वहाँ की एक एनर्जी होती है, और आप में से कई लोग अभी स्कूल में, कॉलेजेस में हैं, या आपके आसपास कहीं ना कहीं लोग होते होंगे जो अलग परिवेश से आते हैं और जिनका थोड़ा सा रहन सहन अलग है, सोच अलग है, विचारधाराएँ अलग हैं, तो उनके साथ कभी कभार बन नहीं पाती है। तो मैंने YouTube को ही अपना ज़रिया चुना था कि ठीक है भाई, वहाँ पे भले ही मेरे को कोई आके सामने नहीं बोलेगा कि हाँ तूने ऐसा क्यों किया, तो मैं कुछ भी डाल देता था। मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था, कविताएं डालता था मैं, और अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे मंच के सामने अनिल कार्की जी बैठे हुए हैं, तो इनकी कविताएँ भी मैं पढ़ा करता था और बड़ी अच्छी लगती थी। तो वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली, क्योंकि मैंने कभी पहाड़ों को ऐसे नहीं देखा था कि कोई रोमांटिसाइज भी कर सकता है। तो ऐसी कविताएं निकल के आई थी। एक आखिरी कविता सुनाऊंगा मैं आपको। जब मैं अपने गांव से शहर की ओर, यानी कि दिल्ली की ओर लौटता हूं अपनी जॉब पे, वही पत्रकारिता की जॉब पे, तो तब वो मुझे कभी पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है। जो मोड़ होते हैं ना, तो मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ, हमें तो ये बताया गया था कि पेड़ पीछे को जाते हैं, पर मेरे जो कवि की कल्पना होती थोड़ा एक कदम आगे गई, और वो मुझे कभी पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है, तो कभी शाम को घर लौटती गाय, बकरियां और घोड़ों की तरह मिलती है। द ओनली ट्रैफिक वी हैव इन द माउंटेन्स। एक ही ट्रैफिक होता है पहाड़ों में कि अचानक बकरी आ जाए, और उससे कभी मन नहीं करता कि यार इस पर हॉर्न बजाएं, सिर्फ हॉर्न निकल जाते हैं और हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बड़ा जो स्टोरी में लगाने के लिए होता है ना कि गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, तो वो म्यूज़िक के साथ वो बड़ी अच्छी लगती है स्टोरी। तो ये था कि वो कभी मुझे पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है, तो कभी शाम को घर लौटती गाय, बकरियाँ और घोड़ों की तरह मिलती है। वो कभी मुझे किसी और के साथ एक जंगलों की तरह जलती है, तो कभी मेरी प्यारी प्यारी बातों से हिमालय की बर्फ़ की तरह पिघलती है। न जाने उसका और मेरा रिश्ता इतना कमाल का कैसे है, जब भी मैं सफ़र में होता हूँ वो मेरी खिड़की के साथ साथ खूबसूरत नज़ारे बन के चलती है। तो एक ऐसी प्रेरणा कहूँगा जो मेरे को स्कूल टाइम से मिली थी, क्योंकि स्कूल में जैसा मैम बता रही थी, मेरे जो लेखन की जो मेरी शुरुआत हुई थी वो मेरी जब मैं 11वीं में था तब हुई थी। और एक होता है ना कि हमें कहीं ना कहीं स्कूल में कोई बहुत लंबे समय से पसंद होता है और हमें बोल नहीं पाते, क्योंकि हमें पता नहीं कि बोलना कैसे है। तो जब उनसे बोला और जब हम साथ आए, और ये हुआ कि मैं 10वीं से 11वीं में चला गया, और वो 10वीं के बोर्ड्स थे उनके, तो 10वीं के बोर्ड्स से पहले 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, तो उनकी छोटी बहन थी, वो उनके हाथ खत भेजा करती थी। तो वहाँ से लेटर्स आ रहे, मैं लेटर्स लिख रहा हूँ, और पता नहीं कैसे अचानक से नानी पानी कुछ भी राइम कर रहे थे वो चालू हुआ। फिर धीरे धीरे तुकबंदियाँ होने लगी और मैंने कविताएं लिख डाली, और मेरे को भी यकीन नहीं हुआ कि जब उनको पसंद आ जाते थे अगले दिन के लेटर चिट्ठी का मेरे को इंतज़ार रहता था। तो ऐसे ही लेखन की शुरुआत हुई, और अभी मैं अखबार के लिए लिख रहा हूँ। तो वाकई मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भटकते भटकते कहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बहुत हम लोग पहाड़ी हैं, और बस उन रास्तों से बचो जहाँ पे नींबू और मिर्ची रखी होती है, लेकिन सारे रास्तों पर जाओ और भटको यार। जितना भबरी के निकलोगे ज़िंदगी में, उतना एक्सप्लोर कर पाओगे और उतनी नई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि कहीं पे आपको ईसालू मिलेंगे, कहीं पे किलमोड़ी, कहीं पे रामबास, कहीं पे कुछ मिलेगा, लेकिन वो वर्थ इट होगा जब आप बहुत दूर जाके जब एक पहाड़ की याद बोलते हैं ना, वैसे उस नज़रिए से देखोगे। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 बढ़िया और बहुत बहुत अच्छा किस्सा था ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे जब ये जुड़ते चले गए, अब और ये स्पेशली मैं यंग लोगों के लिए बोलूँगी कि देखिए
समटाइम्स हम सोचते हैं कि यार कहाँ हमें मिलेगा, एक्सपोजर कहाँ मिलेगा, लोग कहाँ मिलेंगे. तो मुझे जावेद साहब की ना 2 लाइनें बड़ी याद आती हैं जो कभी कभी जब मैं डाउन होती हूँ तो मैं सुनती हूँ. क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं भी हुआ तो तजुर्बा होगा. सो दीज फेस्टिवल्स लाइक दिस, प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस जो ALF जिन्होंने बनाया, अवस्था जी हैं, आशुतोष जी हैं, जो लोग, ये आपको वो डर आपका निकलेगा जब आप नए नए लोगों से मिलोगे, तजुर्बा मिलेगा, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे. क्या पता, जैसे कल मैं सुन रही थी दिबाकर बैनर्जी का एक सेशन था जहाँ पे किसी ने बोला मुझे पिक्चर बनानी है, कोई मुझे 80 लाख रुपए बोल रहा है, कोई मुझे 1 करोड़ बोल रहा है. तो समटाइम्स हमको मतलब कोई भी, और ये यंगर जनरेशन के लिए एक नसीहत है कह लो, क्योंकि 24 साल का एक्सपीरियंस है और हम थोड़ा निकल गए ज़िंदगी में करते कराते. आसान बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. आप लोन लेने भी जाते हो, वहाँ भी अर्जी आपकी रिजेक्ट हो जाती है, वहाँ पे भी 1000 आपको पेपर देने पड़ते हैं. सो डू नॉट थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट एनीथिंग ईजी इन लाइफ. ज़िंदगी कठिन है, उस कठिनाइयों को जूझते जाते, जैसे कार्की ने बोला, जैसे दीपक ने बोला कि आपको उसके अराउंड काम करना है. देयर इज़ नथिंग दैट्स गोइंग टू कम ईजी टू यू. हमारे माँ बाप ने परिश्रम किया, हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, बट ये ज़िंदगी है, दिस इज़ लाइफ. सो यू हैव टू वर्क अराउंड थिंग्स एंड यू हैव टू से दैट कुछ भी प्लेटर पे नहीं होता है, कुछ भी प्लेटर पे नहीं होता. जैसे मनीष ने बोला, फ्रॉम डूडलिंग टू वेयर एंड वेयर पीपल सेड यार ये काम नहीं करेगा, बट ही जस्ट, उसने अंदर की आवाज़ सुनी और बोला कि मे बी आई एम नॉट द बेस्ट एनिमेटर, मेरे को लायन किंग नहीं बनानी, पर मुझे एक अपना एक अंदर का जो एक तरीका है जिससे मैं डूडलिंग सोचता हूँ और मेरे एक पैशन प्रोजेक्ट है, मैं उसको करूँगा. और कभी कभी हम वेट करते हैं सोचने के लिए, ग्रेजुएशन कर लेंगे तो हम करेंगे, स्कूलिंग ख़त्म कर लेंगे तो हम करेंगे, फिर हमारी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर वो बच्चे ननिहाल जाते हैं और हम बैठते हैं, अरे ये तो मैंने सोचा था, अब क्या होगा, अब नाती पोते करेंगे. और नाती पोते कह रहे हैं हम नहीं कर रहे नानी, जो तुम चाह रही नहीं कर रहे हम. सो अपने ख्वाब आपके अपने हैं और उनको आप पंख दीजिए, प्लीज़ पंख दीजिए. और ये अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बहुत सारे आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे. कुछ नहीं होगा तो आप बस बैठ के ऑब्जर्व करिए लोगों को, आपको बहुत सारे नए चेहरे मिलेंगे, बहुत सारे नए लोग मिलेंगे. जैसे आशुतोष जी से मैं आज तक नहीं मिली थी, इनके बारे में बस सुना ही था, इनकी कंपनी के साथ मैंने काम किया था, बट आज वो यहाँ टकरा गए. और जब मैंने बोला अरे आप पहचाने, नहीं मैं नहीं पहचाना, मैं तो वो हूँ, अरे तुम वो हो, तो हो गई बात. देखिए, सो आई एम सेइंग यूज़ दिस प्लेटफॉर्म इन द राइट स्पिरिट. सो आई विल ओपन द फ्लोर टू एनी क्वेश्चंस. अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, हम वो आंसर कर सकते हैं. किसी का, यू हैव अ क्वेश्चन? Hi, Hi. I'm a writer and I have a day job. Super. But बहुत लोग कहते हैं कि मतलब हिंदी में बोलें तो राइटर बनना है, पर जो कर रहे हो ना, नौकरी मत छोड़ना. Okay. नौकरी के साथ साथ करना, right? So how important is that security to follow your passion, and especially हर्ष से मैं ये पूछना चाहती हूँ. Please, Harsh, the question is for you. क्या बिल्कुल सही है, नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, मेरे को पता है. ठीक है, अब मैं कैसे कैसे जुगाड़ कर रहा हूँ पैसों का, तो सही कहते हैं, वो बहुत अच्छा कहते हैं. वो एक आदि राइटर होते हैं, निर्मल वर्मा जैसे, जो बिना नौकरी के ही चला ले रहे हैं, या मानव गौल जैसे राइटर होते हैं. तो ऐसा नहीं है, नौकरी करनी चाहिए, नौकरी मत छोड़िएगा. धन्यवाद. थैंक यू. मैं नहीं छोड़ रही, बट शुक्रिया. These are life lessons, right? Like Absolutely. absolutely. I think जैसे बोलते हैं ना, घर कविताओं से नहीं चलता. करेक्ट. घर चलने के लिए, राशन के लिए मतलब चाहिए, मतलब those are hard truths of life, you can't. बट ये नहीं करना कि राइटिंग छोड़ नहीं देना कभी. करेक्ट. सो आई एम लाइक मनीष सेड, नौकरी करते करते, लाइक वाइल टुडे ही इज़ अ नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर, आज भी वो डूडलिंग कर रहे हैं. उसका एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है कॉल्ड मनिया की दुनिया. सो दैट्स अ पैशन प्रोजेक्ट. सो माई ओनली, मेरी दुनिया तो बहुत अच्छी है, राइटिंग की ही नौकरी है, तो मेरा तो Super. मेरा तो सॉर्टेड है. बहुत ही But बढ़िया. मुझे लगता है बच्चों के, मतलब जितने यंगस्टर्स हैं उनको शायद ये पता होना चाहिए करेक्ट. कि where is the balance, Yeah. before they decide to follow their passions. So I think that's a very pertinent question for them, and it's
हाँ, मैं जो युवा हैं अभी, जो हमारे पहाड़ के युवा हैं, मैं जैसा बोल रहा था ना कि भटकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बचपन में हमको कोई पूछता है क्या बनोगे, बोला पायलट बनेंगे, और कोई डॉक्टर बोलता है। बट ये क्या होता है कि एक ऐसी यात्रा है, लेखन एक ऐसी यात्रा है, या मैं लेखन नहीं कहूँगा, कोई भी कला की विधा है या कोई ऐसी जो लेस पेइंग मानी जाती है जो समाज में, उनका ये होता है कि अगर आपको वो चीज़ पसंद है, अगर आपके वो दिल से निकलती है, उसके लिए आप समय निकाल ही लोगे। आपको किसी ने कान पकड़ के खींचना नहीं पड़ेगा। जितने भी यहाँ युवा बैठे हैं, आप कोई ऐसी पसंदीदा चीज़ होगी आपकी, जैसे हमें अपनी प्रेमी या अपनी प्रेमिका से बात करनी, वो समय निकल जाता है, उसको निकल जाता है। और हमें कोई अच्छी चीज़ लगती है, उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं, दोस्तों के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए समय निकाल लेते हैं। ऐसे ही लेखन का भी है। लेखन ये है कि वो अचानक मिलता है। जैसे होता है ना कि हम चल रहे हैं, वो अपनी बुलेरो चल रही है, अचानक से यूटीसी बस आ गई मोड़ पे। ऐसे भी काम मतलब बात बन जाती है कभी बार, क्योंकि आप अगर आपके वो जहन में है, अगर आपके वो दिल में है, वो अचानक से आपसे टकरा जा ही जाएगा। और चाहे आप 20 के हों या 80 के हों, कई आपने ऐसे उदाहरण देखे होंगे जो शुरुआत में उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उनकी लास्ट में भेंट हो ही गई। तो मैं यही कहूँगा कि समय दीजिए उसको और करते रहिए। अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, लिखना अच्छा लगता है, लिखते रहिए और पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपको पता चलेगा। तो यही है। अभी तो लेखन में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं युवाओं के लिए। वो जैसे आजकल रैप म्यूज़िक है, तो सिर्फ कविताओं तक ही सीमित नहीं है लेखन, आप रैप म्यूज़िक लिख सकते हैं, गाने लिख सकते हैं, कई विकल्प हैं। शुक्रिया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा ये आयोजन जो है अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है और सब विद्वान लोग एक से बड़े यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं ये मानना, मैं से मैडम ने बताया कि भाई माँ बाप चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बना कुछ और देता है। मैं भी चाहता था कि मैं भी जो है कई डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं पढ़ने में बड़ा कमज़ोर था। तो मैं भी लिखता था कुमाऊनी गाने, और मैं आप देख सकते हैं उसमें जो है यूट्यूब में देखेंगे नागेंद्र प्रसाद जोशिया, उसमें तो मैं कई मतलब मैं उसमें लिखता हूँ, जैसे बेटियाँ बचाओ, बेटियाँ पढ़ाओ, नशा मत करो, इस चीज़ों पर कुमाऊनी में लिखता हूँ। लेकिन मेरा भी शौक़ रहा कि मैं भी बड़े मंच पर जाऊँ। तो क्या आप सर आप लोग मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो आप बैठे हैं, ये एक मतलब जो क्रिएटर है हमारा परमात्मा है, उसकी बदौलत आप बैठे हैं, न कि मतलब हमारे या उस कर्मों की वजह से आप बैठे हैं जितने इतने विद्वानों के बीच में? क्या ये मतलब मैडम जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा विशेष तौर पर, आप क्योंकि आपने बड़े मतलब बेहतरीन तरीके से समझाया इस बात को। तो आप इतने बड़े मतलब उस पर गई, आप टीवी चैनल पे गए, आप पत्रकारिता पे गए, आप उसमें हेड रहे, तो क्या आप मानते हैं कि माँ बाप कुछ और चाहते हैं लेकिन बच्चा कुछ और? मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी डॉक्टर बनूँ, लेकिन मैं बन नहीं पाया। मैं राजनीति में जाना चाहा, मैं वहाँ भी इलेक्शन हार गया, फिर मैं कविता करने लगा, मैं कर नहीं पाया, अब मैं छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ। तो क्या मतलब मेरा संघर्ष ये है कि मतलब मैंने कई काम किए, मैंने कभी बनना चाहा, मैं बन नहीं पाया। क्या इस चीज़ को मानते हैं कि कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं परमात्मा की कृपा होनी ज़रूरी है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। दी ऑल माइटी सुप्रीम पावर, आप उसको कुछ भी नेम दे दो, आप कसार देवी बोल दो, गोलू देवता बोल दो, राम शिव, जो भी आप बोल दो, उसका नाम अलग अलग होगा, बिल्कुल होनी चाहिए सर। लेकिन ना इन सब चीज़ों में एक ज़रूरी भी है कि कभी कभी एप्टीट्यूड एक चीज़ होती है जहाँ पे बच्चा बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, राइट, बट अब वो जो चीज़ करने के लिए आपको चीज़ें ज़रूरत है। जैसे डॉक्टरी के लिए आप नाच गाना करके डॉक्टर नहीं बन पाओगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपको चीर फाड़ करनी है। वो एक मतलब आपको एक तरीक उसका जब आज अगर बच्चा जो है 5 बार नीट का पेपर दे, CPMT दे, नहीं निकल पाई, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? कोशिश तो कर रहे हैं ना। हाँ। कोशिश तो कर, मैं कविता लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कहानी लिखने की कोशिश करता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ ना। देखिए तो, इसके लिए मैं कहूँगा कि आपने कहीं सुना भी होगा कि ये तय है कि कुछ भी तय नहीं है। अगर आप धरती पर आए हैं तो आपका एक रोल है जो आपने निभा जाना है, और वो आप कैसे भी निभा जाओगे। मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप लिख रहे हैं, आपने कोई भी चीज़ देखी होगी, जैसे एक लोहार होता है या कोई ड्राइवर होता है, उसको पता है कि मैं, क्योंकि ऑब्जर्वर रहा हूँ हमेशा से, मेरे को ऑब्जर्व करना बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप जो काम डेली करते हैं ना, तो आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक्स आ जाती, कुछ ऐसी अलग चीज़ें आ जाती जो और लेखकों के पास नहीं है। अगर आप सच में ही काफ़ी समय से लिख रहे हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ट्रिक्स होंगी जो आपको पता होगा कि अच्छा, जो लेखन है उसको मैंने मोनेटाइज करना है, उससे पैसे कमाने हैं, या सिर्फ अपनी खुशी के लिए लिखना है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ डेली लिखते हैं तो उस पर आपके कहीं ना कहीं ऐसी कुछ आपके पास ट्रिक्स आ जाती है जो काम कर जाती है। तो मैं कहूँगा कि आप वो खोजिए ट्रिक्स।
जैसे मान लो अगर आपको एक अच्छा लेखक बनना है तब तो वो ट्रिक्स काम नहीं आ सकती है, लेकिन अगर आपको एक मशहूर लेखक बनना है तो आपको शायद कुछ समाज की ऐसी चीज़ों को पकड़ना होगा जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ा जाता है, या कुछ ऐसा हो जो एक अलग आप एंगल से सोच रहे हो, एक नई आपकी खोज हो या नए आपकी शोध हो कहूँगा मैं। तो जब एक ही चीज़ पे आप करते रहते हैं तो उसके बहुत सारे आयाम निकल के आते हैं। तो शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। पर सर आपके 5 बारी अटेम्प्ट के जज्बे के लिए सलाम है सर, सलाम है सर, हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि 1 बार 2 बार अटेम्प्ट में ही सर लोग मतलब गिव अप कर जाते हैं, आपने 5 बार अटेम्प्ट किया, बिल्कुल सल्यूट है सर, सल्यूट, बिल्कुल। यू हैव अ क्वेश्चन, कैन यू गिव द माइक टू सर? थैंक यू। आप सभी लोग इंस्पायरिंग हैं Thank you, और sir. बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank एक चीज़ है जो हर्ष की, मैं उससे अग्री नहीं कर रहा हूँ अभी। अच्छा, जो हर्ष ने कहा नौकरी करते रहना, नौकरी करना मतलब आप एक डर बिठा दे रहे हो वापस से। हाँ. उसकी जगह ये होना चाहिए कि 2-3 साल अपने आप को दो, जो भी करना चाहते हो वो करो। नौकरी क्या होती है, एक डर बिठा देती है। जैसे पहाड़ का हम एग्जाम्पल लें, सबसे पहली चॉइस सरकारी नौकरी हो जानी चाहिए, नहीं है तो प्राइवेट नौकरी, नहीं है तो इंजीनियर, डॉक्टर, फिर ये सारे प्रोफेशन आ रहे हैं। इसीलिए तो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए तो हर कोई हर्ष का ऑफर भी तो नहीं बन पा रहा है ना, ये इसीलिए है। मैं अगर हर किसी को एक बोल दूं कि भाई नौकरी छोड़ दे, पूरा समाज खाली हो जाएगा, कोई काम कर रहा है तब जाके तो पैसे आ रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप गलत कह रहे हो, लेकिन ये नौकरी का जो डर है ना, इससे बाहर निकलना है सभी को, मतलब मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल, नहीं मैं मान गया आपकी बात। बिल्कुल सही। मैं बात मनवा नहीं रहा हूँ आपसे। यू आर ग्रेट, यू आर कंटेंट क्रिएटर। आप भी एक, यू आर ऑल्सो अ केमिकल इंजीनियर। अभी मैंने पीछे पढ़ा था, वो केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ के भी तो आप ऑफ ट्रैक आए ना। तो वही सब बाकी बच्चों में भी जाना चाहिए। नौकरी कोई मतलब 2-3 साल देने चाहिए किसी को भी। आप IAS की प्रिपरेशन के लिए 8-8 साल लगा रहे हो, नीट की प्रिपरेशन में उन्होंने 5 साल दिए, तो आप अपनी जर्नी को 5 साल क्यों नहीं दे सकते हो? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। लिखना जो है वो बहुत अलग है। हाँ, क्योंकि आप ना उस जोन में जाना पड़ता है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल, उसके बाद बर्बादी है उसके उस तरफ ना। एक तो आप लिखने में आ गए हो, उसके उस तरफ है बर्बादी। नहीं, देखो लेखक को तो बॉलीवुड फिल्मों ने भी बहुत बर्बाद किया हुआ है। झोला टांग के और चश्मा लगा के उन्होंने राइटर दिखा दिए सारे जी। तो वो तो पता ही है। थैंक्स, धन्यवाद। इस पे एक ही पॉइंट था मेरा कि जो आप बोल रहे थे ना कि मतलब इस आप ही की पॉइंट पे मैं एक बात रख के बोलूँगा कि आप रियलिटी से हमें नहीं हो, मतलब रियलिटी से मत हटो किधर। और बहुत बार मैं ये भी देखता हूँ, अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि जनरेशन वाइज भी बहुत चीज़ बदली हैं। जो अभी की जनरेशन है ना, और जो हमारी जिस जनरेशन में हम बड़े हुए हैं, और जो अब जनरेशन आ रही है, अब जनरेशन बहुत कुशन्ड है और ये मैं जब अभी नौकरी में अभी बच्चे हायर करता हूँ, और जब हम हायर हुए थे हम यही बात करते हैं। अभी एक फर्स्ट पोस्ट में या किसी में भी आया था कि जेनजीज जो हैं बहुत लोग उनको हायर नहीं करना चाह रहे, कुछ नहीं करना चाह रहे। रीज़न बीइंग कि वो लोग कुशन्ड हैं उन लोग को। और जब हम लोग काम कर रहे थे, जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे हम लोग सब मिडिल क्लास उससे ही आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पे एक रियलिटी दिमाग में मेरे थे कि यार पैसे भी कमाने हैं, करियर भी बनाना है, और इसी क्षेत्र में करियर बनाना है साथ में अपना। और ये भी मुझे मालूम है कि कॉलिंग है कि कल के दिन हो सकता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं इस एक पार्ट को छोड़ दूंगा और दूसरा अपना पैशन प्रोजेक्ट को चालू करूंगा, और उसका बैकअप भी मुझे को बनाना पड़ेगा, मैं किसी से मांग नहीं सकता। तो बहुत बार ये है कि रियलिटी के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो हर एक की रियलिटी अलग हो सकती है। मेरे लिए वो रियलिटी शायद ये है कि मैं वो कुशन अपने लिए बनाऊं और फिर काम करूं, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे कुशन की बात कर रहे हैं और किसी के लिए शायद वो कुशन उतना ज़रूरी नहीं है। वो बोल रहा है कि यार मैं मेरे लिए रियलिटी कुछ और है। तो आई थिंक केस टू केस भी चीज़ डिफर कर जाती है। अग्री विद यू मनीष। मेरा लास्ट है कि जो मैं भी हायरिंग कर रहा हूँ लोगों की, जो आप कह रहे हो कुशंड आ रहे हैं ना, बहुत कुशंड है, उनको काम करना ही नहीं है। मतलब निकलवाने के लिए हमको हमारा निकल जाता है काम। सर इसमें एक और चीज़ है, एक जनरेशन को ना घिसानी पड़ती है सर। हाँ। एक जनरेशन को, ठीक है, या तो हमारे माँ बाप की जनरेशन होती वो, ठीक है, हमारी माँ बाप की जनरेशन थी नहीं, क्योंकि शायद उनके कन्वेंशनल चॉइसेस थे, करेक्ट है, टीचर थे, सरकारी नौकरी थी, तो उतना जितना PF में बचा पाए, PPF में बचा पाए, राइट। अब उन्हें हमारे पे लगाया, हम लोग शहरों में चले गए। अब
हमें घिसानी पड़ रही है, क्योंकि जो हमारे बच्चे आएंगे या हम बच्चे जो पैदा कर रहे हैं हमने काफ़ी बना लिया क्योंकि हम शहरों में निकल गए। तो समटाइम्स मेरे को लगता है कि आप जो कुशन वाले जो बच्चे बोल रहे हो वो गुड एंड बैड दोनों हैं, उसके पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि सर शायद वो कुशन है इसलिए वो अनकन्वेंशनल चॉइसेस बना पाएंगे, नहीं तो फिर वो वापस से वो सर्कल शुरू नहीं, होगा। आज जैसे हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मतलब अभी कुशन वाले लेवल पे आ गए हैं, तो मैं भी उनको कह रहा हूँ ना 3 साल दो अपने आप को, Correct. एक्सप्लोर करो। करेक्ट। आई एम देयर, Correct. लेकिन 3 साल बाद बाय बाय। चलिए, थैंक यू। अच्छा, चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया, आँख के ऊपर मोटा चश्मा, पूरा भरा चाय का लोटा, कटोरे से टपुक का टुकड़ा उठाती, गिलास में धोती का इंसुलेशन लगाती, बेटा जिसे रानी बना कर लाया था, अम्मा उसके हाथ की चाय को खवानी का पानी बताती। चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया, नेता आता नेती आती, चिकनी चुपड़ी बातें आती, अम्मा के आगे नतमस्तक, पहला गम्मा, हेलो अम्मा, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा गांव महल कर देंगे, अम्मा उनको मुंह ना लगाती, भागो रन करो जल्दी भागो, अम्मा हंस हंस कर गलियाती। चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। यंग वॉइस ऑफ पहाड़ प्रेजेंटेड बाय डिवाइन 5, और डिवाइन 5 से भी यहाँ पे हमारी टीम है, और यहाँ पे स्क्रीन में डिवाइन 5 का एक प्रोमो आपको प्ले किया जाएगा, और साथ ही मैं मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि मैम प्लीज़ आएँ और अपनी बात रखें। Namaste everyone. Let me tell you a little bit about Divine 5. Divine 5 is an action adventure fantasy novel series. It is a sincere attempt to take Indian superheroes to the world. And why we recommend this? Because it is a story that has the soul of India. It's deeply connected to our roots. It is inspired from Indian mythology. It has philosophies and emotions rooted to our country. We all take pride in our roots, and hence this story is crafted to evoke that emotion. Please have a look at the promo and hope to have a very fruitful interaction with you all. If you have any questions, you can reach out to me. I'm here on the stage. Thank you.